गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन की। महंगाई का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि महंगाई क्या है, महंगाई कितने टाइप्स की है, महंगाई के क्या प्रभाव पड़ते हैं, महंगाई होने से गरीब इंसान पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या अमीर इंसान पर। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। स्टार्ट करके इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। The persistent increase in prices of the commodity over a period of time is called as inflation. Inflation वस्तुओं के अंदर लगातार हो रही, वस्तुओं के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को हम महंगाई कहते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु मान लो आज आपको एक पेन है और वो पेन मिल रहा है 5 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपीस का पेन आपको मिल रहा है। अगर कल इसका प्राइस 7 रुपए हो जाए, अगर इस पेन का प्राइस 7 रुपए हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसमें इसके दाम में वृद्धि हुई कितनी, 2 रुपए की। अगर हम परसेंट में निकालेंगे तो 7 माइनस 5 बाय जो हमारा इनिशियल प्राइस है 5 into 100 कितना आ गया, 2/5 गुना 100 कितना बन गया, 20 गुना 2 40। इस तरीके से हम महंगाई निकालते हैं। वस्तुओं के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को हम महंगाई कहते हैं। महंगाई कितने टाइप्स की होती है? मुख्य रूप से महंगाई के 2 टाइप्स हैं। हम जान लेते हैं कौन से 2 टाइप्स हैं। एक टाइप है महंगाई का डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा टाइप है महंगाई का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। एक मांग में वृद्धि की वजह से होती है और दूसरा वस्तुओं के दाम में अगर बढ़ोतरी, वस्तुओं का मूल्य अगर बढ़ रहा हो, मूल्य, ठीक है, अगर वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये महंगाई, ठीक है। डिमांड किसी भी वस्तु की कब बढ़ेगी, डिमांड किसी भी वस्तु की कब बढ़ेगी इसको हम जान लेते हैं। और वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी कब होगी उसको हम जान लेंगे। डिमांड के बढ़ने के फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है डिमांड बढ़ेगी। अगर वस्तुओं का प्राइस कम हो रहा है तो भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर लोगों की इनकम आय अगर बढ़ रही है तो भी डिमांड बढ़ेगी। और भी अन्य रीजन हो सकती हैं। टेस्ट, किसी चीज का आपको अच्छा लगा, आप उस चीज को खरीदना चाह रहे हैं। चॉइस, ठीक है, बहुत सारी अन्य चीजें जिनसे वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। अब इसको जान लेते हैं किस तरीके से डिमांड बढ़ेगी। पॉपुलेशन, जब ज्यादा लोग, अगर मान लो किसी देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि रेट काफी ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, लोगों के खाने पीने की वस्तुओं की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या है, डिमांड ऊपर चली जाएगी। प्राइस अगर वस्तुओं के कम होते हैं, मान लो आज किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस अगर मान लो आज 100 रुपीस है और एकदम से उसका प्राइस 10 रुपए हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ना स्वाभाविक है। इनकम, अगर लोगों की इनकम बढ़ती है, अब आप खुद से देखिए, अगर आप जब बेरोजगार होते हैं तब आप कितना खर्च करते हैं और जब आप कोई आय कर रहे हो तब आपका जो खर्च है, आपकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। टेस्ट, चॉइस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हो सकती है और भी तमाम रीजन है जिसकी वजह से डिमांड वस्तुओं की बढ़ती है। दूसरा हम जान लेते हैं कॉस्ट पुश। कॉस्ट बढ़ने के क्या फैक्टर है।
सबसे पहला फैक्टर होता है इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल जो है उसकी कॉस्ट का बढ़ना। अगर इनपुट मटेरियल का मतलब है जिससे कोई वस्तु बनी होती है, मान लो फॉर एग्जांपल चेयर है, प्लास्टिक की चेयर, और अगर प्लास्टिक के दाम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली उस चेयर के दाम बढ़ेंगे। लेबर जो कंज्यूम होती है वस्तुओं को बनाने में, अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी स्वाभाविक है कि वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। टैक्स अगर बढ़ेंगे, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देती है तो भी वस्तु की डिमांड, वस्तु की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके अलावा पेट्रोलियम के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो भी वस्तु की कॉस्ट बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा अन्य काफी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा लेबर, ठीक है, लैंड का रेंट अगर बढ़ रहा है, लेबर का चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, और या फिर कहीं वस्तुओं की सप्लाई अगर कम हो रही है तो भी वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पे देखो, कोई भी चीज मार्केट में जब कम मात्रा में उपलब्ध हो तो उसका प्राइस क्या होता है, ज्यादा, और जब वो वस्तु मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी हमारी सब्जी मंडी ले लो, सब्जी मंडी में जैसे अभी गोभी का दाम 15 रुपए किलो है, और अब 15 दिन पहले इस गोभी का जो प्राइस था वो था 50 रुपीज की, 50 रुपए किलो। क्यों? उस वक्त मार्केट के अंदर गोभी अवेलेबल नहीं या कम थी। तो ये भी एक फैक्टर है सप्लाई का कम होना, ठीक है। सप्लाई जब कम होती है तो वस्तु का जो दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और काफी अन्य रीजन भी हो सकते हैं इसमें, जैसे हम स्ट्रक्चरल रीजंस हम कुछ लेते हैं। स्ट्रक्चरल रीजन होते हैं, जैसे कि आपके स्ट्रक्चरल रीजन जैसे कि मान लो कैलेमिटी, किसी तरीके की कोई आपदा आ गई, ड्रोट आ गया, सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, कोई वॉर हो गया, तो उस समय हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं के दाम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं कैलेमिटी के समय। या स्टोरेज, लोग भंडार कर लेते हैं, भंडार स्टोर कर लेते हैं किसी कमोडिटीज का, तो मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब मार्केट में सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट अगर ज्यादा होती है तो भी वस्तु का जो दाम है ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाता है। जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आती है, मान लो कोई चीज पश्चिम बंगाल से और दिल्ली में आ रही है, तो जितनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी वो उसकी वैल्यू के अंदर ऐड कर देते हैं और फिर उसका दाम जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ऐसे तमाम अन्य रीजन हैं जिनकी वजह से वस्तुओं का दाम जो है बढ़ता है। अब हम जान लेंगे कि किस तरीके से हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। अभी हमने ये जानकारी प्राप्त की कि महंगाई किन रीजन की वजह से बढ़ती है। अब हम जान लेते हैं कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे, अंकुश कैसे लगाएंगे। अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को, जितने भी ये फैक्टर हैं, इनको अपोजिट कर दूं तो ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। कैसे? अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैं इसको कुछ ऐसे मापदंड, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर दूंगा या गवर्नमेंट कुछ ऐसे मापदंड ले जिससे कि पॉपुलेशन रेट जो है वो कम हो जाए, ग्रोथ रेट। जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और लोगों को सब्सिडी दे सकते हैं या फिर लोगों को कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर आप वन चाइल्ड पे अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस तरीके से प्राइस और लोगों को एजुकेट भी किया जा सकता है। अगर लोग ज्यादा एजुकेट होंगे तो ऑब्वियसली उनका जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रुक जाएगा।
प्राइस प्राइस जब वस्तुओं की कम होते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। इस चीज को आप जान लीजिए, प्राइस और डिमांड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वस्तुओं का प्राइस कम होगा, कोई चीज आप मार्केट में जाते हैं, कई बार हमें खरीदनी नहीं होती वो चीज, मगर फिर भी हम उसको खरीद लेते हैं, क्या देखकर कि उस वगैरह पर जब हम मान लो कोई कपड़ा खरीदना नहीं चाहते और हम शोरूम के आगे से अगर बगल से गुजर रहे हैं, हमने देखा कि उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है 80%, तो हम हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली एक चीज आती है कि चलो हम आज ये शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट हैवी आ रहा है। तो ये चीजें होगी। इनकम जब आपकी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिमांड है वो बढ़ेगा। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ही आप लग्जरी चीजें और जो ब्रांडेड चीजें हैं उनकी तरफ जाते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है तो आप अपने कंजप्शन को भी कम कर देते हैं। टेस्ट, चॉइस, हमारी डिमांड इस चीज पर भी मैटर करती है कि हमारा टेस्ट क्या है, हम क्या खाना पसंद करते हैं, ठीक है, क्या पीना पसंद करते हैं। तो अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका टेस्ट खाने पीने की वस्तुओं का, उठने का, पहनने का चेंज होता है, वैसे वैसे वस्तुओं की डिमांड जो है चेंज हो जाती है मार्केट में, ठीक है। विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो, अगर आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो भी उसकी डिमांड अक्सर देखा जाता है कि बढ़ जाता है। अगर क्वालिटी अच्छी है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी डिमांड भी बढ़ना स्वाभाविक है। तो ये चीजें हमें देखी। एक एक्सपेक्टेशन भी होती है, कई बार हमें लगता है कि कोई चीज आने वाले समय में महंगी हो सकती है तो हम उसको एडवांस में खरीद लेते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन, स्पेकुलेशन, ठीक है। कई बार हम स्पेकुलेट कर लेते हैं कि आने वाले समय में लेट्स सपोज ऑनियन, प्याज है, महंगा होगा, तो हम उसको एडवांस में 1 क्विंटल 2 क्विंटल खरीद कर रख लेते हैं कई बार। तो ये है रीजन कि कैसे महंगाई होती है, ठीक है। मोटा मोटा रीजन इसमें ये है कि डिमांड तब बढ़ती है जब लोगों की आय बढ़े या पॉपुलेशन बढ़े, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड तब बढ़ता है जब प्राइस कम हो। दूसरी तरफ कॉस्ट तब बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की जब उसकी सप्लाई मार्केट में कम हो, जब उसकी सप्लाई कम हो, या फिर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही हो, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो इस्तेमाल होती हैं चीजें वो महंगी हो जाए, जैसे लेबर है, लैंड है, कैपिटल पे इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो इन सब से भी वस्तु की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आरबीआई का जो हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी उसके अंदर मैंने बताया था सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इनकी दर को चेंज करके आप कंट्रोल कर सकते हैं महंगाई को। तो महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मेनली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है तो उसमें गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आरबीआई का काम टैक्स लगाना नहीं है, ये गवर्नमेंट लगाती है, गवर्नमेंट इसे कम कर सकती है। आरबीआई का काम नहीं है कि लेबर रेट क्या होंगे या फिर ये सप्लाई मार्केट के अंदर कितनी है वस्तुओं की, ये गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट चाहे तो स्टोरेज वगैरह पर अंकुश लगा सकती है, ठीक है, डी-इंसेंटिवाइज कर सकती है चीजों को ताकि लोग भंडार ना करें। तो ये सब रीजन है जो हमने जाना कि इन्फ्लेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्फ्लेशन मेनली दो टाइप से होता है, या तो डब्ल्यूपीआई में होगा और या फिर सीपीआई में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम मेजर कर सकते हैं और या फिर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से महंगाई को मेजर कर सकते हैं। एक तो वो महंगाई होती है जो होलसेल पे है, जब आप थोक में चीजों को खरीदते हैं। एक वो महंगाई है जब आप रिटेल में चीजों को खरीदते हैं, एक एक दो दो करके जब आप चीजों को खरीदना चाहते हैं मार्केट में, तो उसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है।
इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक कर्व है जिसका नाम है फिलिप्स कर्व। इसका नाम है फिलिप्स कर्व। इस कर्व को हम समझ लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी के क्या रिलेशन है। ठीक है, ये यहां पर मैं लेता हूं इन्फ्लेशन y एक्सिस पर, और यहां पर मैं लिखता हूं बेरोजगारी की जो हमारी दर है, एम्प्लॉयमेंट। एक ध्यान देना कि बेरोजगारी कभी भी जीरो नहीं होती है। तो मैं यहां पर 3 से स्टार्ट करता हूं। 3% मान लो, 4%, 5%, 6%, 7%। ठीक है, महंगाई का ये मैंने लिखा यहाँ 2%, यहाँ 4%, यहाँ 6, और यहाँ 8, और यहाँ पर 10%। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन होता है। ये किस तरीके से इसका कर्व बनता है, इस तरीके से। इसे हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। इस कर्व को हम कहते हैं फिलिप्स कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? ये कर्व आपने देख लिया, इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग है नीचे की तरफ। ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट मैंने लिखा 3%, 4, 5, 6, 7। अब ये देखिए, अगर महंगाई 6% है तो बेरोजगारी कितनी है? लगभग 5। महंगाई इस पॉइंट पर अगर 6% है तो बेरोजगारी कितनी है? 5%। ओके, अगर इन्फ्लेशन यहां पर 4% है तो बेरोजगारी कितनी है? 6%। अगर इस पॉइंट पर आई इन्फ्लेशन अगर 4% है तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कितनी है? इस पर 6%। और इस पॉइंट पर कितनी थी इन्फ्लेशन? अगर आई 6% है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारा? 5%। ठीक है, इसलिए आपने जान लिया जैसे जैसे महंगाई का रेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे बेरोजगारी का दर जो है घट रहा है। दोनों के बीच में रिलेशन को आप अच्छे से समझ लें कि जैसे जैसे महंगाई ऊपर जा रही है, महंगाई की दर बढ़ रही है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है। कैसे? देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाएंगे तो महंगाई की दर कितनी बढ़ जाएगी? 2%। यहां से इधर गया कितना पड़ेगा महंगाई? 2%। मगर जब ये ऊपर गया है तो ये कर्व यहां की बजाय कहां आ गया? इस पर, इस पॉइंट पर। मतलब बेरोजगारी 1% घट गई। कब? जब महंगाई 2% बढ़ी। ठीक है, अब आगे देखो, एक और पॉइंट ले लेते हैं हम। महंगाई अगर 8% है तो बेरोजगारी यहां पर कितनी हो जाएगी? 4। अगर आई हमारा 8% है तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी? 4%। इसका मतलब क्या होगा? जैसे जैसे आई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है 4%। यहां पर इन्फ्लेशन 4 था, बेरोजगारी कितनी थी? 6। यहां पर महंगाई बढ़कर के 6% हो गई, बेरोजगारी कितनी हो गई? 5%। ठीक है, एक मिनट, 6, हाँ 5, 6 से घट के बेरोजगारी इस पॉइंट पर 5 हो गई, और 5 से फिर बेरोजगारी 4 हो गई। कब? जब इन्फ्लेशन 4% से 6 हुआ, और 6 से फिर 8 हुआ। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। उर्जित पटेल कमेटी जो है उसने बताया कि इन्फ्लेशन की दर अगर 2% से 6% के बीच अगर इन्फ्लेशन की दर है, अगर रेट है, अगर महंगाई 2 से 6% के बीच कहीं है इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो जो है हमारी इकोनॉमी के लिए सही कंडीशन। थोड़ा बहुत महंगाई होना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। जब थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चर का भी और सेल्समैन का भी। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बिजनेस डेवलप होगा, और बिजनेस में ग्रोथ होगी, और बिजनेस में ग्रोथ होगी तो ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। और जब रिसेशन का दौर होता है
जब बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती है, चीजों के दाम घटने लग जाए और फिर भी डिमांड ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, बेरोजगारी की दर बढ़ने लगती है, जैसे 2007 में हुआ था, जैसे 1930 में हुआ था डिप्रेशन की किस्से। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। आपका कोई भी डाउट है तो मैं आपके पास सॉल्व करूंगा। और इन्फ्लेशन की क्या इम्पैक्ट होगी, सिर्फ इस चीज को आप जान लो, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। मैं आपको करवाने वाला हूं कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या होंगे, बेरोजगारी, महंगाई से क्या क्या चीजों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। देखो, क्रेडिटर्स और एक होता है डेब्टर्स। क्रेडिटर्स होता है उधार देने वाला, और डेब्टर होता है कर्ज लेने वाला, अगर महंगाई होती है, मान लो किसी ने आपसे 1 लाख रुपए ले लिया और वो कहता है कि मैं आपको 2 साल बाद लौटा दूंगा ये 1 लाख रुपए। अब अगर महंगाई बढ़ती है, मान लो उस समय वस्तुओं ओवरऑल इकोनॉमी में महंगाई थी 10% जब उसने 1 लाख रुपए लिए, अब महंगाई बढ़ के उस 2 साल के बीच महंगाई का रेट हो गया मान लो 50%, ठीक है। पहले क्या था 10%, 10% से महंगाई हो गई 50%। जब उसने 1 लाख रुपया लिया तब महंगाई थी 10%, और जब 2 साल के बाद वो रिटर्न कर रहा है तो महंगाई हो गई 50%। मतलब महंगाई की कंडीशन में जो क्रेडिटर्स है, उधार देने वाला है, उसको नुकसान होगा, और डेब्टर्स जो कर्ज लेने वाला है उसे इसका फायदा पहुंचेगा। कैसे? मान लो 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए इसको वापस कर रहा है 2 साल के बाद, तो चीजें जो 10 रुपए की चीज थी वो कितने की हो गई? अगर मान लो 10 रुपए की कोई चीज थी, उस समय 10% महंगाई का दर था और अब 50% हो गया, अब 15 की हो गई, ठीक है। 10 की चीज कितने की हो गई? 15 की। तो इसको जो 1 लाख रुपए इसने वापस दिया इसे, अब वो उस 1 लाख रुपए से उतनी चीजें नहीं खरीद पाएगा जितनी वो पहले खरीद सकता था, ठीक है। जब उसने उधार दिया था 1 लाख रुपया, तब महंगाई थी इकोनॉमी में 10%, सिर्फ 10%। तो जो चीजें 10 रुपए की आ रही थी, मतलब 9 रुपए उसकी कॉस्ट थी, तो वो 10% महंगाई के साथ कितनी हुई? 10 रुपए की। और जब उसने पैसा लौटाया उस समय 50% महंगाई हो गई थी, तो वो कीमत आप देखिए तकरीबन 14 साढ़े 14 रुपए हो गई। तो इससे जब वापिस देगा तो रुपए की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। आप ये देखिए रुपए की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो जो 1 लाख रुपया वो वापिस दे रहा है, अब उसकी वैल्यू तकरीबन 70,000 के आसपास, ठीक है। ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। महंगाई की कंडीशन में हमारा एक्सपोर्ट जो है कम हो जाता है, निर्यात। जब महंगाई होती है तो हमारा निर्यात भी कम हो जाता है। कैसे? जब चीजें हमारी इकोनॉमी में महंगी होंगी तो इंटरनेशनली जो अदर कंट्री है, मान लो जो इंपोर्ट करते हैं उन आइटम्स का जो हमारे देश से लेते हैं, और वो महंगी मिल रही है हमें, तो उनके पास अदर ऑप्शन है, चाइना से ले लेंगे या किसी अदर कंट्री से ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट जो है कम होता है, ओके। इन्वेस्टमेंट, महंगाई के केस में याद रखना गाइस, इन्वेस्टमेंट अगर महंगाई थोड़ा बहुत है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। महंगाई का मतलब होता है ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है कहीं ना कहीं, तभी महंगाई हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है वैसे वैसे वस्तुओं के दाम भी बढ़ते हैं। एक कमोडिटी को अगर लेने वाला मान लो आज एक इंसान है सिर्फ, और उसी कमोडिटी को लेने वाला आज ही की डेट पे अगर 10 लोग उसी कमोडिटी को खरीदना चाहेंगे तो उस कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर देखें तो इंक्रीज, ठीक है। इंटरेस्ट रेट,
जो इंटरेस्ट रेट है बैंक का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट महंगाई अगर डिमांड के बढ़ने की वजह से है, अगर वस्तुओं का प्राइस बढ़ रहा है डिमांड की वजह से, डिमांड के बढ़ने से, तो हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट मतलब जो रेट, जिस रेट पर लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अगर महंगाई ज्यादा है डिमांड की वजह से, तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे ताकि कम लोन ले, ताकि लोन कम ले। इसके अलावा भी कुछ अन्य फैक्टर हैं जिनको हम जान लेते हैं आज के इस सेशन में। गरीब आदमी पर महंगाई का बहुत बुरा असर पड़ेगा या कहीं ज्यादा असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी की इनकम होती है फिक्स। मान लो 500 रुपए कमा रहा है डेली लेबर है, अब 500 में से 200 रुपए मान लो उसका घर का खर्च खाने पीने का 40% तकरीबन। अगर खाने पीने की आइटम्स महंगी होती हैं तो मान लो 200 का खर्च जो हो रहा था उसका अब 250 का हो रहा है, तो सीधा सीधा क्या होगा, इसकी जो सेविंग थी उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा, ठीक है, महंगी हो जाएंगी चीजें। और जो लोग रिच हैं, एलीट क्लास से हैं, जिनकी इनकम काफी ज्यादा है, उन पर महंगाई का बहुत कम असर पड़ेगा दोनों पर, मगर एलीट क्लास पर कम और पुअर सेक्शन पर इसका ज्यादा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर और सेविंग पर अगर महंगाई होगी तो लोग सेविंग कम कर पाएंगे, ठीक है, सेविंग कम कर पाएंगे क्योंकि खर्च ज्यादा होने, लोगों की इनकम मान लो 20,000 है, महंगाई होने से उनका जो खर्च है वो बढ़ रहा है, तो सेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और वैसे भी लोग पैसे को अपने पास नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि जब महंगाई होती है तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाती है, जो परचेजिंग पावर है रुपये की, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है, और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो इस चीज को हमने समझ लिया आज के इस टॉपिक में। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन